बरसात के दिनों में यदि पहाड़ की वादियां हरी भरी होकर खिल उठती हैं तो जलप्रपातों की भी जवानी लौट आती है, जिसे देखकर हम अपना सुध बुध खो बैठते हैं। हम ऐसे ही एक झरने को देखने और उसके बारे में जानने के लिए जा रहे हैं। वह महज एक झरना ही नहीं है, अपितु एक सभ्यता की गवाही भी देता है। आइए आप भी सहभागी बनिए और चलिए दिलचस्प यात्रा पर, जो एक शानदार अनुभव वाली है। हमारी यात्रा शुरू हुई वाराणसी के भिखारीपुर से। हमें जाना था बेलन घाटी के मुख्खा फॉल, जो बनारस से लगभग 90 किलोमीटर दूर सोनभद्र स्थित घोरावल के पास है। हम चुनार सक्तेशगढ़ होते हुए आगे बढ़े। पहाड़ी और खाई के चक्करदार सड़क पर पहुंचते ही मन मगन होकर टूटी फूटी कुछ गानों की पंक्तियां गुनगुनाने लगा। बुलेट भी अपनी पारंपरिक मस्त आवाज से साथ दे रहा था। आसमान में बादल, घाटियां, छोटी मोटी नदियां, हरी भरी पहाड़ियां यात्रा को सुहानी बनाने लगी। इन दृश्यों का रस लेते हुए हम पहुंच गए सहेडिया गांव। बहुत प्यारा गांव। खपड़ों की छत वाले सुंदर सुंदर मकान मोहित कर रहे थे। एक घर के सामने एक बच्ची मनोयोग से महुआ सुखा रही थी। महुआ में औषधीय गुण पाए जाते हैं और यह पौष्टिक भी होता है। एक कच्चे मकान के दालान में पाठशाला चल रही थी। एक बच्चा पहाड़ा सुना रहा था। इस तरह की पाठशालाओं का हमारा संपन्न इतिहास रहा है। यहाँ से निकलने के बाद जो दृश्य दिखा, उसने चेहरे पर मुस्कान ला दिया। कुछ बच्चे झूला झूल रहे थे। निगाहें उन पर टिक गईं और मैं छुटपन में चला गया। याद आ गई वह कविता जिसे मास्टर साहब रटाया करते थे। आओ हम सब झूला झूलें, पींग बढ़ाकर नभ को छू लें, है बहार सावन की आई, देखो श्याम घटा नभ छाई। झूला झूलते ये बच्चे उत्साह के साथ नभ को छूना चाहते थे, तो हम अपने लक्ष्य और यहाँ से आगे बढ़े। राजगढ़ होते हुए पूछते पाछते हम पहुँच गए घोरावल। तभी हमें एक नदी दिखी, जो यह बताने के लिए पर्याप्त थी कि मुख्खा फॉल हमारे स्वागत के लिए बेकरार है। हम आगे बढ़े और उस स्थान पर पहुंच गए जहां मुख्खा फॉल आपका स्वागत करता है लिखा था। मुख्खा गांव में स्थित होने के कारण ही इसका नाम मुख्खा फॉल पड़ा। मुख्य गेट के ऊपर का हिस्सा बहुत साफ पढ़ने में नहीं आ रहा था। गेट के दोनों बगल सुंदर छायादार विश्राम स्थल बने हुए थे, लेकिन अंदर सीमेंट के बने बेंच टूटे हुए थे। हमने यहाँ कुछ देर विश्राम किया, फिर आगे गेट के अंदर काली सड़क छोड़कर लाल सड़क पर चल दिए, जो जलप्रपात की ओर जाती है। मार्ग के दोनों तरफ जंगली झाड़ियाँ, सफ़ेद बादल, पशु चराते चरवाहे और सुंदर दृश्य हमारा अभिनंदन करते से लगे। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच गए मुख्खा फॉल। कतारबद्ध वृक्षों के बीच से नदी की झलक दिखी। जल्दी से एक दुकानदार के पास बाइक खड़ी कर हम उस नदी की ओर बढ़ लिए। हम कुछ उतावले हो गए थे उस दृश्य को देखने के लिए, जिसकी एक कल्पना संजो रखी थी। आखिर शिलाखंडों के बीच से ढहते ढिमलाते पहुंच गए उस नदी के पास, जो कोलाहल करती हुई पत्थरों से टकराते हुए तेज धार के साथ नीचे खाई में गिर रही थी। हमारे सामने मनभावन दृश्य था। हमने चारों ओर नजर दौड़ाई। कभी लगता पानी की धार हमारी ओर आ रही है, तभी बड़े बड़े पत्थरों से टकराकर वह ढालान वाले रास्ते की ओर शोर मचाती मुड़ जाती। भीड़ अपेक्षाकृत कम थी। कुछ लोग खाना बना खा रहे थे। नहाने वालों की तादाद भी कम थी, क्योंकि नदी की धार काफ़ी तेज थी। नहाना या इसमें जाना खतरनाक था। पत्थर के एक छोर पर बैठे जौनपुर के रहने वाले एक चिकित्सक इन जलधाराओं की लय से गिटार का सुर मिलाने में मगन थे। ये अपने परिवार के साथ मेरी तरह इस जलप्रपात को देखने आए थे।
हम देखना चाहते थे नदी के उस प्रपात को जो नीचे गिर रहा था। हम झाड़ियों और चट्टानों के बीच से उस स्थान पर पहुंच गए जहां से जलप्रपात का सुंदर दृश्य दिख रहा था। यद्यपि यहां आना थोड़ा खतरा था, पर हम बहुत सावधानी बरतते हुए यहां पहुंचे थे। अब हमारी लालसा खाई में नीचे जाने को होने लगी, जहां जलधाराएं गिर रही थीं। स्थानियों से पूछने पर पता चला कि नीचे उतरने के लिए कुछ सीढ़ियां बनी हैं। हम आगे बढ़े तो सीढ़ियां मिल गईं। हम खड़ी सीढ़ी से नीचे खाई में उतरे तो हमारे सामने विहंगम दृश्य था। हम सीढ़ियों से नीचे उतरते चले गए, आखिर उस स्थान पर पहुंच गए जिसकी कल्पना हमें नहीं थी। हमारे सम्मुख था नदी का विशाल जल भंडार, जो वेग से गर्जना करते हुए नीचे गिर रहा था और प्रपात बना रहा था। इस दृश्य को देखकर हमारी आंखें फटी रह गईं। झरने की फुहार आसमान में उड़ते हुए हम तक पहुंच रही थी। यह एक सुखद एहसास था। प्रचंड गर्मी और उमस हमें अपना कार्य करने से रोक रही थी, लेकिन जलप्रपात कार्य में लगे रहने के लिए प्रेरित करता रहा। हम ऐसे दृश्य को देख रहे थे जो भय भी पैदा कर रहा था और सुख भी दे रहा। तब मुझे झूला झूलते हुए बच्चे याद आने लगे थे जो आसमान को छूना चाहते थे, मगर इस झरने को देखकर लगा कि ये पाताल में जाना चाहते हैं। यहाँ से हटने का मन तो नहीं था, लेकिन काले बादल जाने के लिए कहने लगे। यहाँ से निकलकर हम रीठी बैराज पहुँच गए, जहाँ बेलन नदी के पानी को रोका जाता है। यही नदी आगे चलकर प्रपात बनाती है, जिसे देखकर हम लौटे थे। बेलन नदी सोनभद्र के करद से निकलती है और मिर्जापुर होते हुए प्रयागराज के टोंस नदी में मिलती है। टोंस नदी गंगा की सहायक नदी है। बेलन घाटी एक सभ्यता की गवाही देती, जो लगभग 17,000 साल पहले यहाँ थी। बैराज के सभी फाटक बंद कर दिए गए थे, जिससे जल प्रपात की ओर पानी नहीं जा रहा था। एक तरफ पानी नहीं रहने के कारण आसपास के लोग मछली मार रहे थे। यह एक सुंदर नज़ारा था। यहाँ से निकलकर हम शिवद्वार की ओर बढ़ लिए, जो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर था। यद्यपि शाम हो चुकी थी, घटाएं भी घिर आई थी, लेकिन हम बाबा का दर्शन करना चाहते थे। मंदिर पहुँचते पहुँचते बारिश शुरू हो गई। उसी में हमने बाबा का दर्शन किया। काले चिकने पत्थर से बनी शिव पार्वती के आलिंगनबद्ध की दुर्लभ प्रतिमा यहाँ है, जिसका जिक्र भारतीय कला इतिहास में किया गया है। हमने बाबा के चौखट पर मत्था टेक दिया। हमारी वर्षों की अभिलाषा पूरी हुई। बाबा की ही कृपा से हम ऐतिहासिक बेलन घाटी के मुख्या फाल को देखने का सुख भोग सके थे।